हरिहर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी सुमति, बेटा अशोक और बेटी सुधा रहा करती थी। राघव हर दिन खेत में काम करके अपना गुजारा किया करता था। अशोक भी अब बड़ा हो रहा था। अशोक का कॉलेज पूरा हो जाने के बाद अशोक नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए एक दिन राघव अशोक से, बेटे, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ खेत में काम किया करो। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ काम करूंगा। चलो, आज से ही मेरे साथ काम पर चलो। ऐसा कहकर राघव अपने बेटे अशोक के साथ चला जाता है। अब अशोक भी उसके साथ काम किया करता था। अशोक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने हमारी खेती के साथ 2 भैंसें पाल ली तो हमारा फायदा ही होगा। अशोक, तुम सही कह रहे हो, मगर जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तब इन भैंसों का कौन करेगा? पिताजी, वो देखा जाएगा। फिलहाल हम भैंसें ले लेते हैं। ठीक है बेटे। राघव अब 2 भैंसें खरीद कर लाता है और भैंसें खरीदने के बाद उन्हें घर जाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसकी 2 भैंसें बहुत दूध दिया करती थी। वो दूध राघव बाजार जाकर बेचा करता था। कभी कभी सुमति दूध का छाछ भी बनाया करती थी। वो छाछ इतना स्वादिष्ट बनता था कि उनके घर के सभी बड़े स्वाद से पिया करते थे। एक दिन उसकी माँ सुमति की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जी, उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उनका हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कितना खर्चा आएगा लगभग ऑपरेशन को? खर्चा तो बहुत आएगा, लगभग 5 लाख तक। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके पास उतने रुपए ना होने के कारण वो सोच में डूब गए और पैसे कहाँ से लाए इसके बारे में सोचने लगे। तभी अशोक राघव से, पिताजी, हमारे पास कितने पैसे हैं? सब कुल मिलाकर 1 लाख ही होंगे। बाकी के पैसे कैसे आएंगे अशोक? पिताजी, हम हमारी जमीन बेचकर माँ का ऑपरेशन करवा सकते हैं। वैसे भी इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भैंसे बेचकर कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर देखता हूँ। कुछ पैसे अगर उधारी मिल जाते हैं तो अच्छा ही होगा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राघव सरपंच जी के घर चला जाता है। राघव सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते राघव, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपके यहाँ से मुझे कुछ मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कितने रुपए चाहिए थे राघव तुम्हें? जी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। मगर इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ राघव? तुम एक काम करो, तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और पैसे लेकर जाओ। राघव बड़ी दुविधा मनस्थिति में पड़ गया। उसने आगे पीछे ना सोचकर अपनी जमीन बेच डाली और सरपंच जी से पैसे लेकर अस्पताल में सुमति का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद सुमति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसे स्वस्थ देख सभी खुश थे, मगर अब अशोक और राघव दिन भर सोच में डूबे रहते थे। उनकी खेती भी चली गई थी और कमाने का कोई जरिया अब उनके पास नहीं था। सिर्फ एक भैंसों का सहारा था। उनके भरोसे घर तो नहीं चल सकता था। एक दिन सुधा अशोक से, भैया, माँ कितना अच्छा छाछ बनाती है। हम अगर छाछ बनाकर बेचे तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हाँ, विचार तो तुम्हारा अच्छा है सुधा, मगर हमारे गांव में छाछ इतनी मात्रा में नहीं बेचा जाएगा। ये शहर में बेचा जाए तो मुनाफा होगा। हाँ भैया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम शहर में जाकर दिन भर रेडी पर छाछ बेचेंगे। इससे हमें समझेगा कि लोगों को छाछ पसंद है या नहीं। हाँ, मैं कल ही शहर जाकर छाछ बनाकर बेचता हूँ। ठीक है भैया। ऐसा कहकर सुधा और अशोक जल्दी सो जाते हैं और अगले दिन सुधा अशोक को छाछ बनाकर देती है और कुछ दही साथ में लेकर अशोक शहर पहुंच जाता है। एक रेडी देखकर अशोक वो रेडी किराए पर लेता है और उस रेडी पर अपना लाया हुआ सामान रख देता है। पहला ही दिन होने के कारण रेडी पर कोई नहीं आया। उसने शाम होने पर छाछ तो फेंक देना पड़ेगा, इसलिए पूरा छाछ मुफ्त में बांट दिया। छाछ ले लो, ताजा ताजा छाछ ले लो। उसकी बातें सुन आने जाने वाले लोग अशोक के पास जाकर छाछ मुफ्त में पीने लगे। एक आदमी अशोक से, अरे भाई, तुम्हारा छाछ तो बहुत स्वादिष्ट है और मुझे तो यह बहुत पसंद आया है। आज से मैं हर रोज छाछ पीने आऊंगा। जी जरूर आइए। ऐसा कहकर
अशोक सभी लोगों को छाछ देता है। कुछ ही देर में उसका सारा बनाया हुआ छाछ खत्म हो जाता है और अशोक घर चला जाता है। आज उसकी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए अशोक थोड़ा नाराज था, मगर उसने छाछ शाम के समय में फ्री दे दिया। इस वजह से खुश हुए लोग और उसकी छाछ की प्रशंसा करने वाले लोग देखकर अशोक खुश था। अगले दिन अशोक सुबह उठकर अपना सारा काम करके सारी तैयारियां करके शहर निकल जाता है और शहर जाते ही रेडी किराए पर लेकर उस पर छाछ का सारा सामान रख देता है। सुबह होने के कारण अशोक के रेडी पर बहुत कम लोग आते हैं। जैसे ही दोपहर होने लगती है उसके रेडी पर लोग आने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, बेटे मुझे एक गिलास छाछ देना। जी अभी देता हूँ। ऐसा कहकर अशोक बूढ़े आदमी को एक गिलास छाछ दे देता है। बूढ़ा आदमी छाछ पीकर पैसे देकर वहां से चला जाता है। अशोक के रेडी पर दिन भर में बहुत सारे लोग छाछ पीने आते हैं और उसके हाथ की छाछ पीकर सभी लोग उसकी तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अशोक की दिन भर की कमाई अच्छी होने के कारण आज वो बहुत खुश था। अशोक आज जल्दी घर चला जाता है और खुशी खुशी अपने सारे काम करने लगता है। उस दिन से अशोक सुबह जाकर अपना छाछ बनाकर रखा करता था। छाछ भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। अब अशोक का पूरा महीने भर का खर्चा उसकी छाछ बेचने से निकल जाता था। आज अशोक का धंधा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। अशोक ने सरपंच जी को दी हुई खुद की जमीन भी वापस ले ली और अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगा। अब अशोक का शहर में छाछ का दुकान बन गया था और उसके हाथ की छाछ सभी लोग खासकर पीने आया करते थे। अशोक ने घर के हालात देखकर छाछ का धंधा शुरू किया और आज उस छाछ के धंधे की वजह से वो एक कामयाब आदमी बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितनी भी कठिन समस्या आए उसका हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से सामना करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता ही है। सूरत नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। उस शहर से हाईवे जाता था। उस हाईवे के साइड में ही एक पप्पू का ढाबा था। वो ढाबा हाईवे के साइड में होने के कारण उस ढाबे पर बहुत से लोग आया करते थे। उस ढाबे का मालिक था रमेश। रमेश खुद के हाथों से पकवान बनाकर लोगों को खिलाया करता था। उसके हाथों में बहुत ही स्वाद था। उसी वजह से उसके ढाबे पर बहुत लोग आया करते थे। रमेश के ढाबे की स्पेशलिटी थी कि उसके ढाबे में नॉनवेज ही बना करता था। एक दिन 4 आदमी पप्पू के ढाबे पर आए। वो रमेश से, अरे रमेश भाई जरा तुम्हारे हाथ की चिकन करी लेकर आना। मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे फिश करी लेकर आओ। मुझे एक चिकन कौरमा लेकर आओ। ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। ऐसा कहकर रमेश प्लेट तैयार करने में लग जाता है और सभी प्लेट अच्छे से सर्व करके उन आदमियों को देता है। तभी पहला आदमी फिश करी खाकर देखता है और, अरे रमेश भाई तुम्हारे हाथ का फिश और नॉनवेज का कोई भी पदार्थ खाओ, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ हाँ ये बात सच है, इसीलिए तो हम यही आते हैं। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा कहकर रमेश अपना काम करने चला जाता है। रमेश ढाबे में जो भी खाना बना था वो सब बेचा जाता था। उसके ढाबे की खासियत नॉनवेज खाना ही थी, इसीलिए जाने आने वाले लोग उसके ढाबे पर खाने के लिए रुका करते थे। एक दिन रमेश की बहन लता उसके गांव से वापस आ जाती है। उसके साथ उसका बेटा शुभम भी आया था। लता रमेश से मिलने पप्पू के ढाबे पर आती है। तभी लता रमेश से, रमेश भैया। रमेश ने उसकी ओर देखा तो रमेश, अरे लता तुम यहाँ इतने दिनों बाद आई हो और घर पर नहीं आई, यहाँ ढाबे पर क्यों आई हो लता तुम? भैया आपको तो पता है कि ये गुजर जाने के बाद मेरे घर के हालात कितने खराब हो गए। शुभम को पढ़ाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मेरा घर ठीक तरह से चलेगा। लता तुम मेरे घर पे रहो ना, तुम्हें किसने नहीं बोला है? नहीं भैया, मैं अब खुद कमाना चाहती हूँ जिससे शुभम को कोई कुछ ना कहे और उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही सही, मगर यहाँ इस ढाबे पर कोई काम नहीं है। मैं आपके ढाबे पर झाड़ू पोछा करूंगी, आपकी खाना बनाने में मदद करूंगी और बाकी के काम जो भी बच जाएंगे वो कर लूंगी। रमेश थोड़ा मन में सोचता है और लता से, ठीक है, तुम साफ सफाई और ढाबे का कुछ और काम भी कर लेना, इसकी वजह से मैं तुम्हें तनख्वाह भी दे पाऊंगा। ठीक है भैया। लता वहां से शुभम को लेकर चली जाती है। अगले दिन शुभम के साथ लता ढाबे पर सुबह ही आ जाती है।
वो ढाबे की झाड़ू मारकर साफ सफाई करती है और थोड़ी टेबल की भी साफ सफाई कर लेती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और लता को चपाती बनाने के लिए कहता है। लता तुरंत ही चपाती बनाने का आटा गूंथती है और अच्छी तरह से चपाती बनाती है। वो चपाती बना ही रही थी, तभी वहाँ रंगा राघव आ जाते हैं। वो रमेश से, अरे ओ रमेश भाई, मुझे तुम्हारे हाथ की स्पेशल चिकन बिरयानी देना जरा। अभी लाता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? मुझे एक मटन कबाब देना। जी अभी लाया। ऐसा कहकर रमेश ढाबे में जाकर उन्होंने दिए हुए डिश की ऑर्डर रेडी करता है और शुभम के हाथ में कुछ प्लेट भिजवाता है और बाकी के प्लेट्स खुद लेकर आता है। तभी रंगा बिरयानी खाकर रमेश से, रमेश भाई, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है। इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। रमेश उसकी बात पर हंसता है और अपना काम करने चला जाता है। लता शुभम के साथ ढाबे का सब काम खत्म करके शाम के समय उसके भाई से, भैया मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं रह लूँगी। इससे मुझे रोज़ का आना जाना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ कोई खतरा भी नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। अगले दिन लता सुबह उठकर अपना काम करके ढाबे का काम कर रही थी। तभी एक मनोज नाम का आदमी ढाबे पर आकर, रमेश, रमेश कहाँ है? भैया अंदर है, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। ऐसा कहकर लता रमेश को आवाज देती है। तभी रमेश बाहर आकर देखता है तो मनोज होता है। आओ ना मनोज, इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे रमेश भाई, मैं 2 दिन तक चिकन और मटन का सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। शहर में किसी कारण कल से 2 दिन तक बंद है, इसलिए तुम मेरे भरोसे मत बैठना। यही बताने के लिए आया था मैं। मनोज, अब मैं 2 दिन तक लोगों को क्या दूंगा? मुझे तो मेरा ढाबा बंद ही रखना पड़ेगा। अरे रमेश भाई, तुम्हें पता हो इसलिए मैंने बताया। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। तभी रमेश के पास लता आकर पूछती है, भैया क्या हुआ? वो आदमी क्या कह रहा था? वो आदमी कह रहा था कि 2 दिन तक नॉनवेज नहीं मिलेगा। शहर में बंद होने के कारण मुझे चिकन मटन कुछ भी नहीं मिलेगा और इस ढाबे में चिकन मटन के सिवा कुछ बनता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं 2 दिन तक ढाबा बंद ही रखूं। इसमें तो बहुत नुकसान होगा भैया। हाँ, मगर इसमें हम कर क्या सकते हैं? भैया मैं पनीर के पकवान बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ, तो हम 2 दिन तक पनीर के पकवान बनाकर बेचेंगे तो? लता, नॉनवेज खाने वाले लोग पनीर कहाँ खाएंगे? भैया वैसे भी ढाबा 2 दिन तक बंद ही रहने वाला है, तो इससे अच्छा मैं पनीर के पकवान बनाकर बेचूं। ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो कल से 2 दिन तक तुम ही खाना पकाना। मैं बस यहाँ आऊंगा। ठीक है भैया। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। तभी दूसरे दिन सुबह लता उठकर पनीर के सारे पकवान बनाना शुरू कर देती है। पनीर बिरयानी, पनीर टिक्का, पनीर कीमा, पनीर करी, ऐसे बहुत सारे व्यंजन उसने बनाए थे। तभी थोड़ी ही देर में 2 आदमी ढाबे पर खाना खाने आए। तभी सुहास रमेश से, अरे रमेश भाई, मुझे 1 प्लेट चिकन बिरयानी दो जरा। आज ढाबे पर कोई भी नॉनवेज नहीं बना है, पनीर बिरयानी है। आप चाहे तो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकर आओ, मगर तुम्हारे हाथ के नॉनवेज का स्वाद बहुत अलग है भाई। सुहास भाई, मैं परसों तुम्हें नॉनवेज जरूर खिलाऊंगा, मगर ये 2 दिन तुम पनीर खा सकते हो। ठीक है, लेकर आओ। सबके लिए जो स्पेशल है वही लेकर आओ। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है और पनीर के ढेर सारे पकवान लेकर आता है। एक आदमी पनीर की बिरयानी खाकर देखता है। रमेश, अरे पनीर बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ रमेश, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहकर सभी लोग पनीर के पकवान खाने लगे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पनीर के पकवान अच्छी तरह से बिके थे। ये देख रमेश और लता खुश थे। उसके अगले दिन रमेश अपने ढाबे पर नॉनवेज बना रहा था। तभी एक राजेश नाम का आदमी आता है। वो रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी चाहिए। अरे भाई, आज नॉनवेज बनाया है, आपको उसमें से क्या लाऊं? एक बार बोल दिया ना, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी ही चाहिए। ये सुन रमेश को गुस्सा आया और वो राजेश से, अरे उस दिन नॉनवेज नहीं था इसलिए पनीर बनाया था। यहाँ हर रोज पनीर नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें दूसरा खाना चाहिए तो बताओ। ऐसा कहते ही राजेश रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी ही खानी थी। मुझे अब तुम्हारा ढाबे का कुछ नहीं खाना, समझे? ऐसा कहकर
राजेश वहां से चला जाता है। ये सब देख रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। रमेश के मन में लता के बनाए हुए पकवानों से ईर्ष्या होने लगती है। एक दिन लता रमेश से, भैया शुभम को सुबह से खांसी और तेज बुखार है, मुझे इसे अस्पताल में लेकर जाना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे इसे अस्पताल लेकर जाने के लिए? तुम यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हो और यहाँ रहती हो, वो क्या मुफ्त में आता है क्या? भैया मैंने आपसे 2 महीने में 1 रुपया भी नहीं मांगा और आप ऐसा कह रहे हो? यहाँ खाना छत ऐसे ही नहीं मिलता। तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं चुपचाप हूँ, नहीं तो धक्के मारकर इस ढाबे से बाहर निकाल दिया होता, समझी? भैया आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। मैंने तो सिर्फ आपसे कुछ पैसे मांगे हैं और आप मुझे इतना कह रहे हो। तुम अभी के अभी मेरे ढाबे से निकल जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर लता शुभम को लेकर वहां से चली जाती है। लता बहुत रोती है मगर रमेश पे उसका कोई असर नहीं होता। लता गांव में चली जाती है। तभी एक संजय नाम का आदमी लता को ढूंढते हुए आता है। संजय लता से, जी आपका नाम लता भाभी है ना? आप राघव भैया की पत्नी हो ना? हाँ मैं ही लता हूँ, मगर आपको मैंने पहचाना नहीं। मैं राघव भाई का मित्र हूँ। मैंने उनसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। अब मेरे पास पैसे आए हैं तो सोचा आपको वापस कर दूं। मैंने आपको बहुत ढूंढा भाभी, मगर आपका कहीं पता ही नहीं था। अब आप मुझे दिखाई दी हो। भाभी ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी भाई साहब। भाभी आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझे बेझिझक कह सकती हो। जी भाई साहब। ऐसा कहकर संजय वहां से चला जाता है। तभी लता उन्हीं में से कुछ पैसे लेकर शुभम का इलाज करवाती है और संजय को रमेश ने उसके प्रति किया हुआ व्यवहार बताती है। तभी संजय की मदद से लता एक होटल खोलती है। वो रमेश के ढाबे के सामने ही होता है। अब लता उसके होटल में पनीर के विविध पकवान बनाती है और बेचने के लिए रखती है। तभी बहुत से ग्राहक उसके होटल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी ये देख रमेश बहुत गुस्सा हो जाता है। इस लता ने मेरे ढाबे के सामने ही होटल खोला और मेरे कस्टमर भी उसी के होटल में खाना खाने जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश गुस्से से घर चला जाता है। लता बहुत मेहनत करके अपना होटल अच्छी तरह से चलाती है और लता को उसमें कामयाबी मिल जाती है। लता के होटल की तरक्की देख बहुत से लोग उसके होटल में खाना खाने आया करते थे। उसने अपनी जैसी बेसहारा औरतों को भी मदद की। अब इस तरह से होटल चलाकर वो अपना गुजारा किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए।